हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। मैंने आपको जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट की ऑलरेडी एक सीरीज बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। जितने भी स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पूरा आप एक एक सेक्शन को अगर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, चैनल को विजिट कीजिए और आप देखेंगे कि पूरी सीरीज है जिसमें मैंने राजस्थान के लोकल लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाया है, हर सेक्शन के साथ एमसीक्यूज दिए हैं। क्योंकि हमने अपना जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक एक सेक्शन समझ लिया है। उसके बाद फिर मैंने जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो भी मैंने आपको कवर करा दिया है। आज हम करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज। ठीक है, अगर ये टॉप 100 एमसीक्यू आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपके चांसेस एग्जाम क्वालिफाई करने के और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अंडर द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 व्हेन वाज द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? बताइए। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के अंतर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो ये तो हमें पता ही है, 1982 इसका आंसर है। ठीक है, तो जेडीए एक्ट 1982 जयपुर रीजन के नियोजित विकास हेतु बनाया गया था। ओके, अब देखिए इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपकी क्रिस्टल क्लैरिटी एक्ट पर आ जाएगी, बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। और देखो मैं बार बार, क्योंकि मैंने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट करा दी, लेकिन मैं बार बार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो सके। क्योंकि जेडी एक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया मैं इंट्रोड्यूस करती रहूंगी। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी आगे आने वाली वैकेंसीज होगी सबके जो भी लोकल लॉज होंगे, माइनर लॉज होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कवर कराऊंगी। अब देखिए, हाउ ऑफन मस्ट द अथॉरिटी मीट अंडर सेक्शन 5? धारा 5 के अनुसार प्राधिकरण की बैठक कितनी बार होना आवश्यक है? एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर? तो ये बात हम सबको पता है, इसका आंसर है सी, एवरी 6 मंथ। अथॉरिटी कम से कम 6 माह में एक बार बैठक करेगी। जो ये जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जेडीए, ठीक है, वो कम से कम 6 महीने में एक बार तो बैठक करेगी। याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु डिसाइड्स द प्लेस एंड टाइम ऑफ जेडीए मीटिंग्स? ये जो अथॉरिटी है ये बेसिकली जेडीए की बात हो रही है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है। तो बताइए, प्राधिकरण की जो बैठकों का स्थान और समय कौन तय करता है? स्टेट गवर्नमेंट, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन या सेक्रेटरी? तो आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर है सी, चेयरमैन। ठीक है, धारा 5 के अनुसार बैठक का स्थान एवं समय चेयरमैन निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइड्स ओवर मीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ चेयरमैन? ठीक है, अब चेयरमैन की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बात तो समझ आ गई कि जो जेडीए होती है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी मीटिंग को प्रिसाइड चेयरमैन करते हैं। इस क्वेश्चन से यही समझ आया। लेकिन फिर क्या कह रहा है, अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो फिर कौन प्रिसाइड करेगा जेडीए की मीटिंग को? सेक्रेटरी, स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी या तो सेक्रेटरी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी, वाइस चेयरमैन या कमिश्नर। तो बताइए, अगर चेयरमैन साहब नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेगा? इसका आंसर है सी, वाइस चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन की अनुपस्थिति में वाइस चेयरमैन अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद डेवलपमेंट विदाउट परमिशन ऑफ अथॉरिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और मतलब कल मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने 10 बार कम से कम बोला था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा सेक्शन है? प्राधिकरण की अनुमति के बिना विकास से संबंधित धारा कौन सी है कि अगर आपने जो है डेवलपमेंट कर ली विदाउट परमिशन ऑफ अथॉरिटी? कौन सा सेक्शन है? 15, 17, 18 या 21? इसका आंसर है 17, क्योंकि सेक्शन 17 कहता है अगर आपको कोई डेवलपमेंट करनी है तो अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी। धारा 17 के अनुसार क्या है? जेडीए की पूर्व अनुमति के बिना निर्दिष्ट विकास नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर आप कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी, जेडीए की परमिशन लेनी होगी। ये तो आपको पता ही है ना। तो जयपुर डेवलपमेंट
एक्ट है, ये जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है, ये किस रीजन पर अप्लाई हो रहा है? सिर्फ जयपुर रीजन पर अप्लाई हो रहा है। और ये जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हमने क्या बनाया? जेडीए बनाया, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। अब ये जो जेडीए है, तो सेक्शन 17 कह रहा है किसकी अनुमति के बिना आप जयपुर रीजन में कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो जेडीए की अनुमति के बिना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद इन हाउ मेनी डेज अथॉरिटी डिसाइड इन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17? बताओ इसका आंसर। अगर एप्लीकेशन लगाई है अथॉरिटी के सामने, ठीक है, कि हम ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और एप्लीकेशन लगा दी अथॉरिटी के सामने, अब अथॉरिटी को वो एप्लीकेशन धारा 17 के अंदर कितने दिनों के अंदर डिसाइड करनी होगी कि अलाउ किया जा रहा है या फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना, अथॉरिटी कुछ ना कुछ तो बताएगी उस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो कितने दिनों में डिसाइड करना है अथॉरिटी को सेक्शन 17 में? बताइए, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन? इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। इसका आंसर है सी, ठीक है, 60 दिन में क्या करना है? प्राधिकरण को 60 दिन के अंदर अनुमति देनी है या अस्वीकार करनी है। जब किसी पर्सन ने सेक्शन 17 के तहत जेडीए के सामने एप्लीकेशन लगाई कि मैं ये डेवलपमेंट करना चाहता हूँ या कोई भी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, तो प्राधिकरण को क्या है, 60 दिन के अंदर उसकी जो एप्लीकेशन है उस पर डिसीजन देना होगा कि अनुमति दी जाती है या अनुमति को अस्वीकार किया जाता है, मतलब अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अथॉरिटी फेल्स टू डिसाइड and remains inactive even after communication, deemed permission arises after। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बताइए, यदि प्राधिकरण निर्णय नहीं देता, अभी हमने क्या पढ़ा इससे ऊपर वाले एमसीक्यू में, क्या देखा था हमने? जेडीए को एप्लीकेशन पर डिसीजन 60 दिन के अंदर अंदर देना है। अब अथॉरिटी वो डिसीजन दे ही नहीं पाती 60 दिन के अंदर अंदर, अब क्या है? एंड और साथ में रिमेन्स इनएक्टिव इवन आफ्टर कम्युनिकेशन। हमने एक और चीज पढ़ी थी, अगर 60 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर अथॉरिटी परमिशन नहीं 60 दिन के अंदर अगर अथॉरिटी ने एप्लीकेशन पे कोई डिसीजन नहीं लिया, 60 दिन हो गए, कोई बात नहीं, फिर हम क्या करते हैं? एक रिमाइंडर देते हैं अथॉरिटी को कि हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, आप जरा इस एप्लीकेशन को देखो। 60 दिन वो चले गए, हमने एक और रिमाइंडर दिया, तो वो रिमाइंडर कितने दिन का होता है कि जैसे ही वो उतने दिन खत्म हो जाएंगे तो माना जाएगा कि डीम्ड परमिशन मिल गई। अगर वो रिमाइंडर जो दिया उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया अथॉरिटी ने, तो फिर माना जाएगा कि परमिशन मिल गई, जबकि अथॉरिटी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। तो वो कितना टाइम पीरियड है? बताइए, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन? तो इसका आंसर आपको पता है क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से इस एक्ट पर कमांड बना ली है। इसका आंसर है बी, 30 डेज। मैंने आपको बताया था ना, 60 दिन के बाद, ठीक है, अथॉरिटी ने क्या हुआ, 60 दिन हो गए हैं और अभी तक एप्लीकेशन पे कोई डिसीजन नहीं दिया। अब क्या है, 60 दिन के बाद अब उस पर्सन ने फिर से सूचना दी, ठीक है, कि आपको हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है, आप बताइए आप क्या डिसीजन दे रहे हैं। अब सूचना दे दी, अब सूचना के बाद भी 30 दिन और हो गए, निर्णय नहीं आया, तो अब निर्णय 30 दिन के बाद नहीं होने पर ऐसा मान लिया जाएगा डीम्ड परमिशन। तो याद रखना 60 + 30, 60 डे तो आपको अथॉरिटी को 60 दिन के अंदर तो एप्लीकेशन पे डिसीजन देना है। अगर इनकेस नहीं भी दिया तो हमने रिमाइंडर दे दिया, 30 दिन हो गए फिर भी नहीं दिया, तो 30 दिन के बाद जैसे 31वां दिन लगेगा ना, ये मान लिया जाएगा डीम्ड परमिशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील अगेंस्ट सेक्शन 17 डिसीजन लाइज टू हुम? अपील अगेंस्ट सेक्शन 17 डिसीजन लाइज टू हुम? अब सेक्शन 17 के तहत डिसीजन आता है, ठीक है। अब डिसीजन जैसे कि जेडीए ने बोला कि कुछ भी हो सकता है कि आपको मिलती है अनुमति या फिर एप्लीकेशन जो इसकी रिजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, तो ऐसे में क्या होगा फिर? अब वो पर्सन जो है, जो विक्टिम है डिसीजन से, वो अपील कहां लगाएगा? तो बताइए, ट्रिब्यूनल के पास, स्टेट चेयरमैन के पास, या स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर कमिश्नर के पास? बताइए। तो इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे ही जेडीए ने आपकी एप्लीकेशन सुनी, आप कुछ डेवलपमेंट करना चाहते थे और जेडीए ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं, आपको अलाउ नहीं किया जाता, तो जेडीए का डिसीजन फाइनल नहीं है, आप उस
डिसीजन के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, देखिए ऐसे ऐसे डिसीजन, हमने ऐसे ऐसे एप्लीकेशन लगाई थी और जेडीए ने ये डिसीजन दिया है, हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन करनी है अपने जयपुर रीजन में, कुछ भी कोई भी बात है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है फैसला देगी। तो ये सेक्शन 17 के 4 के अनुसार अपील क्या है राज्य सरकार के पास की जाएगी। अब एक बात याद रखना, सेक्शन 17 है, ठीक है, सेक्शन 17 उसके अंदर क्लॉज 4 में अपील की बात की गई है, ठीक है, अपील लग रही है स्टेट गवर्नमेंट के पास। मैं आपको बता देती हूँ, अगर कुछ भी ऐसे हुए, एक आधे स्टूडेंट नहीं हुए, देखिए इस तरीके से मैंने लिखा है ना, सेक्शन 17 के सामने आप देख रहे होंगे अपील टू स्टेट गवर्नमेंट 30 डेज, इस तरीके से आप ना कीवर्ड्स लिख लेना, ये बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। विद इन हाउ मेनी डेज कैन अपील बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 17, ये मैंने आपको आंसर ही बता दिया। अब आप जेडीए के डिसीजन से असंतुष्ट हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट को अपील फाइल करना चाहते हैं, तो बताइए सेक्शन 17 में आप स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने दिनों में अपील आपको फाइल करनी होगी। तो इसका आंसर क्या है, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। मैंने अभी आपको बताया था 30 डेज। यस, आंसर बी इसका क्या है, 30 डेज। तो सेक्शन 17 में आपने एक चीज पढ़ी, देखिए क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, मैं बार बार जो रिपीट कर रही हूँ वो उसका एक ही रीजन है, और काफी स्टूडेंट इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं कि मैम आप इतनी बार बताते हो ना, वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। उसका रीजन एक यही है कि आपको चीजें याद रहे। जैसे मैंने सेक्शन 17 में क्या बताया, सेक्शन 17 में आप परमिशन लेने गए जेडीए के पास, हमें डेवलपमेंट करनी है, जेडीए ने क्या किया, डिसीजन दे दिया। जेडीए ने क्या किया, 60 दिन हो गए, कोई डिसीजन नहीं दिया, आपने 30 दिन का और रिमाइंडर दिया, फिर भी कुछ भी नहीं बोला जेडीए ने। अब आपने क्या किया, आपको लगा कि मतलब ये डीम्ड परमिशन है, अब आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम, जो भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा माना जाएगा आपको परमिशन मिल गई। ये तो पहली सिचुएशन है। सेक्शन 17 और किस बारे में बात कर रहा है, चलो ठीक है, आपने एप्लीकेशन लगाई, आपकी एप्लीकेशन पे जेडीए ने डिसीजन दे दिया, डिसीजन में शायद ये कह दिया आप ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो अब क्या, तो अब जेडीए के डिसीजन के खिलाफ आप अपील लगा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो भी 30 दिन में। तो देखिए कितने एमसीक्यू कवर कर लिए हमने इसी सेक्शन से, और इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और आपको मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ठीक है, मेरे पास सारे लोकल लॉज हैं, उसके टेस्ट सीरीज भी हैं, और अगर आपने लेक्चर्स जो अगर देखे हैं आपने या देखेंगे इस वीडियो के बाद, तो आप देखेंगे मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के नोट्स बनाए हैं, स्टूडेंट्स परचेज कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी नोट्स परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, हर सेक्शन से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, और एक क्वेश्चन नहीं है, हर सेक्शन से काफी क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपका कोई भी एस्पेक्ट ना छूटे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच सेक्शन गिव्स पावर टू इशू डायरेक्शन, ठीक है। अब बताइए निर्देश जारी करने की शक्ति किस धारा में है। जेडीए के पास पावर है, वो चाहे तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कराने के लिए लोकल अथॉरिटी होती है, ठीक है, अदर अथॉरिटीज होती हैं, उनको क्या कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है, निर्देश दे सकती हैं। तो ये बात कहाँ लिखी गई है, ये किस सेक्शन में लिखी गई है कि जो जेडीएस के पास निर्देश जारी करने की शक्ति है, तो बताइए इसका आंसर क्या है, सेक्शन 16, 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19। हमें पता है ये हमने सेक्शन 19 में सेक्शन 18 में पढ़ा था, ठीक है। क्या, धारा 18 जेडीए को क्या है, दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति देती है। सेक्शन 18 में जेडीए को ये पावर दी गई है, क्या वो क्या कर सकती है, वो डायरेक्शन दे सकती है। किस किस को डायरेक्शन जो दे रही है वो किस रिगार्डिंग में, किस कौन से जो निर्देश दे रही है वो किस रिगार्ड दे रही है, जो सेक्शन 16 के जो प्रोजेक्ट वगैरह थे, ठीक है। सेक्शन 16 हमने पढ़ा था ना कि जो अथॉरिटी होती है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, जेडी का काम क्या होता है कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान करना, ये सब चीजें, तो उन्हीं चीजों को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराने के लिए डायरेक्शन दे सकती है ये लोकल अथॉरिटी वगैरह को, ठीक है। तो ये पावर किसको, जेडीए को किस में मिली है, सेक्शन 18 में मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील अगेंस्ट डायरेक्शन अंडर सेक्शन 18 कैन बी फाइल्ड विद इन। अब देखो धारा 18 के निर्देशों के विरुद्ध अपील कितने दिनों में की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहता है कि ऐसा हो सकता है कि लोकल अथॉरिटी को क्या किया गया, एक जेडीए ने डायरेक्शन दी, ठीक है, जेडीए ने क्या की, डायरेक्शन दी, और डायरेक्शन में कुछ भी प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया, ठीक है। अब वो जेडीए ये कह रही है
वो जो लोकल अथॉरिटी वो ये कह रही है कि ये जो आपने हमें डायरेक्शन दी है ये ठीक नहीं है, हम आपके अकॉर्डिंग ये काम नहीं करेंगे, तो जेडी की बात तो नहीं सुनी, ठीक है, जेडी की बात तो नहीं सुनी गई। तो अब क्या किया जाए, ठीक है, तो ऐसे में अब जो ये डायरेक्शन दी है ना जेडीए ने, उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट ये लोकल अथॉरिटी वगैरह क्या कर सकती है, अपील फाइल कर सकती है। जैसे सेक्शन 17 में अपील फाइल हो रही थी, लेकिन जेडीए के क्या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल हो रही थी, यहाँ पे भी जेडीए के ऑर्डर जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड है उसके अगेंस्ट अपील फाइल हो रही है। बताइए कितना टाइम पीरियड है कि उतने दिनों में आपको अपील फाइल कर देनी है, बताइए 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन, बताइए। देखो मैं आपको बात बताती हूँ, जितने भी मैं ये आपको एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है, तो आप इसके साथ साथ अपना नोट्स बनाते हुए चलना, बहुत आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, ठीक है, 15 दिन। अगर आप सेक्शन 18 देखेंगे उसमें सेक्शन 15 दिन की ही बात की गई कि 15 दिन में आपको अपील क्या है, फाइल कर देनी है, ठीक है। अब आ जाइए हमारे एक्सप्लेनेशन, निर्देश प्राप्त होने से 15 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, विच सेक्शन डील्स विद सिविक सर्वे, ठीक है, एंड मास्टर डेवलपमेंट प्लान। सिविक सर्वे एवं मास्टर डेवलपमेंट प्लान किस धारा में है, बताइए, सेक्शन 20 में, सेक्शन 21 में, सेक्शन 22 में या सेक्शन 23 में। देखिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, लेक्चर्स को जाकर देखना, आपको काफी कमांड आएगी। तो इसका आंसर क्या है, सेक्शन 21। सेक्शन 21 में ही सिविक सर्वे की और मास्टर डेवलपमेंट प्लान की बात की गई है, ठीक है। अब जाइए नेक्स्ट, एक और मैं आपको बात बता देती हूँ, जो सेक्शन 18 में हमने ये अपील फाइल करने की बात की थी ना, ये अपील हम फाइल करेंगे किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही, ठीक है। सेक्शन 17 में भी हम अपील जेडीए के ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के पास, जेडीए के डायरेक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट भी हम अपील फाइल कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 17 में 30 दिन में अपील फाइल करनी है और सेक्शन 18 में 15 दिन में अपील फाइल करनी है, याद रखना, ठीक है। आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच सेक्शन डील्स विद सिविक सर्वे एंड मास्टर डेवलपमेंट प्लान, ये हमने कर लिया है। अब देखिए हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू, विच प्लान सर्व्स एज द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर जोनल डेवलपमेंट प्लान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। अगर आपके पास अपना बेयर एक्ट है ना, बेयर एक्ट को अपने पास जरूर रख लेना, ठीक है, बेयर एक्ट को अपने पास आप जरूर रख लेना, मार्क करते हुए चलना। इवन मैंने भी अपने पास बेयर एक्ट रखा हुआ है जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जो आपको ऐड करवा रही हूँ इसी का रीजन है कि इसमें से मैं आपको जहां जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वहां वहां आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, विच प्लान सर्व्स एज अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर जोनल डेवलपमेंट प्लान, तो जो जोनल डेवलपमेंट प्लान है उसके लिए आधारभूत ढांचा कौन सा है, हाउसिंग प्लान, रीजनल प्लान, मास्टर डेवलपमेंट प्लान या फिर प्रोजेक्ट स्कीम। तो इसका आंसर पता है जिन भी स्टूडेंट्स ने सीरीज वगैरह ले रखे हैं या फिर नोट्स वगैरह पढ़ रखे हैं, सी मास्टर डेवलपमेंट प्लान, उसी के अकॉर्डिंग मतलब आप देखेंगे यही आधारभूत ढांचा है। फिर इसी में एक्चुअली जयपुर जो डिवीजन है ना, उसको जब डिवाइड, जो जयपुर रीजन है जब उसको डिवाइड कर देते हैं, जोन में बांट देते हैं, फिर उस जोन की भी आपको डेवलपमेंट करनी होती है, तो बेसिकली वो जोनल डेवलपमेंट प्लान होता है। तो उसका जो आधारभूत ढांचा है, उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है जोनल डेवलपमेंट प्लान का, वो मास्टर डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है। अब देखिए, मास्टर डेवलपमेंट प्लान जोनल डेवलपमेंट प्लान का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर जोनल डेवलपमेंट प्लान, अब इस जोनल डेवलपमेंट प्लान की बात किस धारा में की गई है, बताइए, सेक्शन 21 में, सेक्शन 22 में या सेक्शन 23 में या फिर सेक्शन 24 में। तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूं, ये सेक्शन जो है जोनल डेवलपमेंट प्लान का, ये है तो सेक्शन 22 में, लेकिन आपको याद होगा ये जोनल डेवलपमेंट प्लान हम किसके लिए करते हैं, जोन के लिए करते हैं ना, मैंने आपको भी बताया। वो जोन कहाँ डिफाइन है,
सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लॉज में जोन कहाँ डिफाइन है, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने इस तरीके से बताया था, जोन है 2 के 21 में और जोनल डेवलपमेंट है सेक्शन 22 में. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी क्रॉस चेक दिस. यस, राइट. ठीक है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 21 में जोन और सेक्शन 22 में जोनल डेवलपमेंट प्लान. ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए सेक्शन 22 क्या है, प्रत्येक जोन के लिए जोनल डेवलपमेंट प्लान का प्रावधान करती है. ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. बताइए, व्हेन डज अ प्लान कम इनटू ऑपरेशन. कोई प्लान कब प्रभावी होता है. ठीक है, ये जो भी डेवलपमेंट प्लान वगैरह है ये कब ऑपरेशन में आएंगे, प्रभावी कब होंगे. तो अप्रूवल बाय गवर्नमेंट, गैजेट पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस या फिर सिग्नेचर बाय चेयरमैन. देखिए इसका आंसर है सी, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस. ठीक है, धारा 24 में लिखी है ये बात. धारा 24 के अनुसार क्या है, धारा 24 के अनुसार प्रथम नोटिस प्रकाशन की तिथि से ही प्लान लागू होता है. ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखता ये इजी है लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अप्रूवल से है या गैजेट पब्लिकेशन से है या फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस. ठीक है, ये गैजेट पब्लिकेशन से भी नहीं है. ठीक है, प्लान कब ऑपरेशन में आ रहा है, जब फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ है नोटिस का, तब से. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान्स. वेरी इंपॉर्टेंट. योजनाएं हैं, जो हमने जो योजनाएं बनाई हैं, ठीक है, जो प्लान्स बनाए हैं, उसमें क्या है, संशोधन से संबंधित कौन सी धारा है. अगर आप जो प्लान्स हैं उनमें कोई सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, 23, 24, 25 या फिर 26. बताइए, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड. तो आपको पता है इसका आंसर है सेक्शन 25. ठीक है, सेक्शन 25 में मास्टर प्लान और जोनल प्लान के जो है संशोधन का प्रावधान दिया गया है. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर मॉडिफाइंग अ प्लान व्हाट इज मैंडेटरी. ठीक है, अगर आपने कोई प्लान क्या है बनाया है, अब आप उसमें क्या करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो क्या जरूरी है, प्लान में संशोधन से पहले क्या आवश्यक होता है, रेफरेंडम. ठीक है, रेफरेंडम या फिर ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस या फिर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल या कोर्ट का अप्रूवल. तो इसका आंसर क्या है, बी. यस, ऑब्जेक्शन एंड सजेशन. अगर आप प्लान में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उससे पहले आप बताएंगे कि हम ये प्लान में चेंजेस कर रहे हैं. आपका अगर कोई, भाई जो लोग हैं उनको तो आप बताएंगे ना कि हम ये अब प्लान में चेंजेस कर रहे हैं. ठीक है, तो अब आपके कोई ऑब्जेक्शन है, सजेशंस है, तो बताओ. तो ये मैंडेटरी प्रोविजन होता है. ठीक है, संशोधन से पहले सार्वजनिक सूचना जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद रेवोकेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट परमिशन. विकास अनुमति को रद्द या संशोधित करने की शक्ति किस धारा में है. बताइए, सेक्शन 29 में, सेक्शन 30 में, सेक्शन 31 या सेक्शन 32. ठीक है, अब विकास जो है, आपने क्या किया, आपको पता है कि आपने सेक्शन 17 में जब कोई पर्सन डेवलपमेंट कराने के लिए परमिशन, डेवलपमेंट की परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाता है, सेक्शन 17 हमने पढ़ा ना, अभी अब भी पढ़ा है, मतलब कुछ टाइम पहले ही मैंने ये एमसीक्यू सॉल्व कराया था. सेक्शन 17 में अगर आपको क्या है, परमिशन मिल जाती है डेवलपमेंट कराने की, तो ये उसी से रिलेटेड है कि अगर आपको डेवलपमेंट की परमिशन मिल भी गई है, ठीक है, तो क्या जो विच सेक्शन डील्स विद रेवोकेशन, ठीक है, और मॉडिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट परमिशन, तो क्या उसको रिवोक किया जा सकता है या उसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं. ठीक है, तो बताइए सेक्शन कौन सा, 29, 30, 31 या 32. तो इसका आंसर आपको पता है सेक्शन 30. ठीक है, क्या है, सेक्शन 30. सेक्शन 30 के अंतर्गत अथॉरिटी जो है अनुमति को रद्द या संशोधित भी कर सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर रिवोकिंग परमिशन बट अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन. अनुमति रद्द करने से पहले कौन सा अवसर दिया जाएगा,
जैसे कि क्या हुआ, पहले तो जेडी ने क्या की, सेक्शन 17 के तहत आपको परमिशन दे दी कि आप ये जो आपने एप्लीकेशन लगाई है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, हम आपको परमिशन देते हैं। अब क्या है, अब वही जेडीए क्या है, उस अनुमति को रद्द करना चाहती है। तो इस अनुमति को रद्द करने से पहले क्या अवसर दिया जाएगा उस पर्सन को जिसने अब क्या कहते हैं ये परमिशन ली थी, जिसको ये परमिशन मिल गई थी। तो व्हाट अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन, रिटन नोटिस, हियरिंग अपॉर्चुनिटी, अपील अपॉर्चुनिटी या रिव्यू अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले इसको सिंपल सा आंसर है हियरिंग अपॉर्चुनिटी। जिस पर्सन को आपने पहले तो बोला कि ठीक है परमिशन ग्रांटेड, सेक्शन 17 के तहत आप क्या कर सकते हैं, आप ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हमने परमिशन दी थी अब हम इसको रिवोक कर रहे हैं, तो आप मनमर्जी नहीं चला सकते ना, पहले उस व्यक्ति को सुनो, ठीक है, उस व्यक्ति को सुनने का मौका मिलना चाहिए। हो सकता है कि उसकी जो डेवलपमेंट की परमिशन आपने दी थी उसने डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, अब कैसे रिवोक, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है ना, तो इसलिए हियरिंग अपॉर्चुनिटी जरूरी होती है, ठीक है। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 30 इज रिजेक्टेड बाय द ओनर, मैटर गोज टू। अब क्या हुआ, जब जेडीए ने कहा कि हमने जो आपको परमिशन दी थी डेवलपमेंट करने की, हम इसको वापस लेते हैं और हम आपको कंपनसेशन देंगे। अब वो ऑनर ये कह रहा है कि आप मुझे कंपनसेशन जो दे रहे हो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, और मैं इस कंपनसेशन को रिजेक्ट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि ऑनर है, ठीक है, जिसको परमिशन मिली थी, उसने अपना एक फ्लोर ऑलरेडी बना दिया। अब जेडीए कह रही है कि आप इसको क्या करो, इसको डिमोलिश कर दो, ठीक है, हम इसको आपका कंपनसेशन दे देंगे एग्जाम्पल 20 लाख रुपए, लेकिन ओनर के तो उसमें कम से कम 35 लाख रुपए लग गए। तो अब यहाँ पर क्या करे, तो वो कंपनसेशन को रिजेक्ट कर सकता है। अब इस केस में अब ये मैटर किसके पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ट्रिब्यूनल के पास या चेयरमैन के पास। तो देखिए इसका आंसर क्या है, डी नहीं सी, ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। ट्रिब्यूनल का अब निर्णय क्या है, अंतिम और बाध्यकारी होगा। तो एक बात याद रखना, सेक्शन 17 में परमिशन ग्रांट कर रही थी जेडीए, सेक्शन 17 में परमिशन ग्रांट कर रही थी जेडीए, लेकिन जो भी उससे ऑर्डर से रिलेटेड अगर आपका कोई अपील है तो जब आप जा रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन जैसे ही कंपनसेशन का मामला आया, अब कंपनसेशन का मामला डिसाइड करने के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है वो बेसिकली जुडिशियल मामले देखेगी ना, इसीलिए आप अपील किसके पास फाइल कर सकते हैं, फिर आप जाएंगे। देखो थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे ना, कंपनसेशन कितना होगा, ठीक है, ये तो तय ट्रिब्यूनल ही करेगी ना। और वहां पे जब हमने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट जो है अपील जा रही थी स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो किससे रिलेटेड थी कि अप्रूव नहीं किया हमारी परमिशन को या रिजेक्ट कर दिया, जो भी चीज है, तो इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन दे ही सकती है ना। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो भी याद रहेगा आपको। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी याद रखना, जो ट्रिब्यूनल है उसका निर्णय अंतिम होता है और बाध्यकारी होगा, फाइनल और बाइंडिंग, ठीक है, फाइनल और बाइंडिंग रहेगा। उसके बाद विच सेक्शन डील्स विद अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, अनअधिकृत विकास से संबंधित धारा कौन सी है। अब आप बताइए, अगर कोई पर्सन सेक्शन 17 के तहत परमिशन नहीं ले रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है, ऐसे में उस डेवलपमेंट को क्या कहा जाएगा, अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कहा जाएगा ना। तो ये जो सेक्शन कौन सा सेक्शन ऐसा है जो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट की बात करता है, मतलब सेक्शन 17 का खतरा अब बनेगा, क्योंकि सेक्शन 17 में बोला था सीधे सीधे तो परमिशन ले लो, अब आपने परमिशन नहीं ली, तो अब कौन सा सेक्शन है जो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट की बात करता है, सेक्शन 30, 31, 32 या फिर 33, बताइए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 31 सेक्शन, आंसर बी, क्योंकि सेक्शन 31 देखेंगे ना तो वो क्या बात करता है, पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, ठीक है, पेनल्टी जो दी जा रही है, शास्ति दी जा रही है, वो किसके लिए दी जा रही है, अपराधिकृत विकास के लिए, या फिर अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, या फिर फॉर यूज, अनऑथराइज्ड यूज अदरवाइज देन इन कन्फॉर्मिटी विद द प्लान। तो आपको ये याद रखना है, अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट के लिए क्या आ गया हमारा 31, और अगर आपको डेवलपमेंट ऑथराइज तरीके से करना है तो फिर आपको कहां से परमिशन लेनी होगी, सेक्शन 17 में जेडीए से। ओके, आ रहा है ना समझ आपको, अगर चीजें समझ आ रही हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट एमसीक्यूज मैं किस एक्ट के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। विच सेक्शन डील्स विद, ये तो हमने कर लिया है। मिनिमम इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 31, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये आपको पता होना चाहिए। धारा 31 के अंतर्गत जो आपने अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर ली, अब आपको कितने दिन तक की सजा हो सकती है, ठीक है, बताइए। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन। बात क्या हुई है, मिनिमम, कम से कम इतनी तो होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, मैक्सिमम अलग है, लेकिन मिनिमम बताओ। अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट करोगे तो कितने दिन तक की सजा हो सकती है, आंसर है 15 दिन, ठीक है। अगर अनऑथराइज्ड आपने डेवलपमेंट कर ली सेक्शन 31 के अंतर, ठीक है, अपराधिकृत विकास कर लिया, तो 15 दिन के लिए तो आप जेल में जाओगे ही जाओगे। साधारण कारावास 15 दिन का सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो होगी ही होगी, जेल की हवा आपको खानी पड़ेगी। देख लो कितना, मतलब अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर रहे हो तो कोई आसान बात नहीं है, ये सोच समझ के करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम फाइन फॉर अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 31 का क्लॉज 1। दो बातें हैं सेक्शन 31 में, दो बातें हैं, ठीक है। पहली बात क्या है, जब आपने अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट की उसकी पेनल्टी है। दूसरा, आपने अनऑथराइज्ड तरीके से किसी लैंड का यूज किया है, ठीक है। या तो आपने अनऑथराइज तरीके से डेवलपमेंट कर ली, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, अनऑथराइज तरीके से क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो पहला जो सबसेक्शन है ना, वो अनऑथराइज डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और जो दूसरा सबसेक्शन है वो है अनऑथराइज यूज ऑफ लैंड, ठीक है, बिल्डिंग या फिर कुछ भी। तो आप बताइए सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1, अगर अनऑथराइज तरीके से डेवलपमेंट कर ली तो मिनिमम फाइन इतना तो देना पड़ेगा। तो 5,000, 10,000, 25,000 या फिर 50,000 रुपए। तो देखिए इसका आंसर है सी, 25,000 रुपए। मतलब ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी हो, मिनिमम ये है कि 25,000 रुपए आप मिनिमम फाइन देंगे ही देंगे। एक्सप्लेनेशन, अनअधिकृत विकास के लिए न्यूनतम 25,000 रुपए जुर्माना है। देखिए मैंने जो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग की है ना, उसका रीजन एक यही है ताकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है उनको भी ये चीजें काफी कंफर्ट रहे पढ़ने में, और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनको भी इजी रहे, ठीक है, उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया। और दूसरी बात, आपके एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछी जाती है, तो आपकी दोनों ही लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसीलिए मैं खुद हर एक इंग्लिश का वर्ड और हिंदी के वर्ड को बार बार बोलती हूँ, ताकि एक अच्छी तरीके से हम उसको बोल पाए और हमें पता भी हो कि इस वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट है तो अप्राधिकृत विकास, पेनल्टी मतलब शास्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section empowers removal of unauthorized development, अनअधिकृत विकास हटाने की शक्ति। सेक्शन 17 क्या बोल रहा था, परमिशन ले लो। सेक्शन 17 ने क्या बोला, परमिशन ले लो। सेक्शन 31 में आपने क्या किया, अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर दी, परमिशन नहीं ली। सेक्शन 17 ने बोला डेवलपमेंट करनी है, परमिशन ले लो। आप सेक्शन 31 के तहत क्या हुआ, आपने अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर दी, अब आपको पेनल्टी मिल गई 31 में। लेकिन अब जो आपने अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट की है उसको हटाया भी जा सकता है। वो किस सेक्शन में ये बात की गई है, सेक्शन 31 में, 32 में, 33 में या 34 में। देखो सिंपल सी बात है, सेक्शन 31 तो हम अभी पढ़ के आए हैं, यहाँ तो पेनल्टी की बात हो रही है अगर आप अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जैसी अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट 31 में उसकी पेनल्टी है, तो सेक्शन 32 में अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट का रिमूवल है। इसका आंसर है बी, सेक्शन 32। सेक्शन क्या है, 32, धारा 32 में रिमूवल नोटिस का प्रावधान है। फिर है सेक्शन 25, विद इन हाउ मेनी ईयर्स कैन नोटिस फॉर अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट बी इशूड। अब बोला गया है जो अनअधिकृत विकास है, ठीक है, उसके लिए आप नोटिस कितने वर्षों के अंदर दिया जा सकता है। जब आपने ये क्वेश्चन, इसको आगे क्या है, जो सेक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ा है उसी का ये आगे का पार्ट है कि जैसे आपने रिमूवल कर रहे हो तो रिमूवल कर सकते हो सेक्शन 32 के अंदर। अब आपको इस रिमूवल को करना चाहते हो तो नोटिस दोगे, तो कितने दिन के अंदर अंदर या कितने साल के अंदर अंदर आपको नोटिस दे देना है। तो क्या है, 5 साल, 7 साल, 10 साल या 12 साल। जैसे कि आज कोई अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हुई, आज से कितने सालों के अंदर, मतलब कितने सालों के बीच वाले पीरियड में आपको नोटिस दे देना है,
ठीक है, वो कौन सा साल है जिसके बाद आप फिर अनऑथराइज डेवलपमेंट को रिमूव नहीं करा सकते? आंसर है इसका सी, 10 साल। ठीक है, जैसे कोई अनऑथराइज डेवलपमेंट हुई है, उस अनऑथराइज डेवलपमेंट के 10 साल पूरे होने से पहले पहले उसको रिमूव कराने का नोटिस दे दो। 10 साल से ज्यादा हो गया तो रिमूवल का नोटिस नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो धारा 32 में क्या है? धारा 32 में 10 वर्ष की सीमा दी गई है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम पीरियड स्पेसिफाइड इन नोटिस अंडर सेक्शन 32, धारा 32 के नोटिस में अधिकतम अवधि कितनी दी जा सकती है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन? अब आप जब नोटिस उसको दे रहे हैं कि आप इसको रिमूव कर दो, तो आप मैक्सिमम पीरियड कितना देंगे? 32 सेक्शन 32 के अंदर आप जो मैक्सिमम पीरियड है उसको कितना देंगे कि आप इसको हटा लीजिए? तो इसका आंसर है 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन। बताइए ए, बी, सी या डी? तो आंसर है इसका बी। ठीक है, 30 दिन का मैक्सिमम पीरियड तो आप क्या है उस व्यक्ति को देंगे। ठीक है, अधिकतम अवधि है जो 30 दिन की दी जा सकती है, तो नोटिस में 1 माह से अधिक समय नहीं दिया जा सकता। ठीक है, 1 माह से क्या है अधिक समय नहीं दिया जा सकता उसको हटाने का। ठीक है, सेक्शन विच सेक्शन डील्स विद स्टॉपिंग अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट? अब क्या है, कहीं अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी हमने सेक्शन 31 में क्या पढ़ा? अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हुई है कोई, उसकी पेनल्टी के बारे में। सेक्शन 32 में हमने क्या पढ़ा? अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट अगर हो गई है तो उसको रिमूव करने के बारे में। और सेक्शन 27 में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 27 किस बारे में डील कर रहा है? अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट अभी चल रही है तो उसको बीच में हम स्टॉप कराना चाहते हैं। वो किस सेक्शन में लिखा है? 32 में, 33 में, 34 में या 35 में? तो इसका आंसर आपको सिंपल सा पता है, सेक्शन 33 में। तो इसका आंसर है बी। तो एक बात याद रखना, 31 में पेनल्टी, 32 में रिमूवल और 33 में स्टॉप। ठीक है, तो आप 33, 31, 32 और 33, ठीक है, 31, 32 और 33 इसको कैसे याद कर सकते हैं? PRS, PORS नहीं, PRS। ठीक है, सेक्शन 31, 32 और 33 इसकी ट्रिक क्या हो गई? PRS, ORS नहीं, PRS। ठीक है, तो P से क्या है? पेनल्टी है अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट की, R से क्या है? रिमूवल है अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट का, और S का क्या है? स्टॉप अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सेक्शन 33 के अंतर्गत स्टॉप वर्क ऑर्डर जारी किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए, विच सेक्शन डील्स विद कंपोजिशन ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट? अनअधिकृत विकास के संयोजन से संबंधित कौन सी धारा है? तो देखिए, जो कंपोजिशन मतलब होता है कंपाउंड करना। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं। ठीक है, जिनको कंपोज किया जा सकता है। ठीक है, कंपाउंड किया जा सकता है विद कोर्ट परमिशन और विदाउट। इस तरीके से हमने पढ़ा था ना अपने क्रिमिनल लॉ के पार्ट में, BNSS में। अब ये सेक्शन भी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, कोई अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट अगर हो रही है तो क्या कर सकते हैं? उस अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को क्या है? कंपाउंड भी किया जा सकता है। तो वो किस सेक्शन में बात की गई है? सेक्शन 32, 33, 33A या फिर 34? तो देखिए, इसका आंसर आप सभी को पता है, इसका आंसर है 33A। ठीक है, ये नया ऐड हुआ है, सेक्शन 33A में कंपाउंडिंग का प्रावधान है, नया ऐड हुआ है।